नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग परासरण और विसरण में क्या अंतर है, बर्कले एवं हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करेंगे। ये सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, इसमें क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। परासरण और विसरण दो इसमें टर्मिनोलॉजी दिया गया है और बर्कले एवं हर्टले मेथड द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि, मतलब ये 1 नंबर, ये 1 नंबर और ये टोटल 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले परासरण डिस्कस करते हैं। 1-1 नंबर के सवाल है इसलिए केवल डिफिनीशन लिखेंगे। अगर अंतर देता तो 2 पार्ट में डिवाइड करते, इधर परासरण इधर विसरण लिखते, 3-3 टर्म लिखते अगर 3 नंबर का देता। अगर 5 नंबर का देता तो 5-5 टर्म लिखते। क्लियर है, उसको भी हम बना देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहां 1 नंबर का पूछा जा रहा है तो केवल डिफिनीशन बोलेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक किसी अर्ध परागम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में फैल जाते हैं, पसर जाते हैं, उसे परासरण कहते हैं, उसे परासरण कहते हैं। जबकि अधिक सांद्रण वाले या सांद्रता वाले गैस या द्रव का कम सांद्रता वाले गैस या द्रव में स्वतः मिलना, खुद ही मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ये 2 बातें हो गई। अब ये बर्कले एवं हर्टले मेथड, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि बर्कले एवं हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की प्रक्रिया में जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे गन मेटल ए, जिसका रैंडम नाम है ए, एलवाय के पात्र में रखते हैं। ये ए एलवाय का पात्र है, ये नीचे से ये ऊपर से ये पूरा का पूरा ये एलवाय का पात्र है। ठीक है, जिसको हम ए कह रहे हैं, रखते हैं, जिसमें जल अवरुद्ध पिस्टन पी लगा होता है। जिसमें जल ऊपर से ना आए इसके लिए एक पिस्टन पी लगा होता है जो प्रेशराइज का काम करता है, मतलब वो प्रेशर देता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां तक बात हो गई। ठीक है, अब ए पात्र को दूसरी होल वाली नली बी के साथ इस ए पात्र को दूसरी नली, देखिए इधर दूसरी होल वाली नली, मतलब ये देखिए बीच में होल है इस नली में, ये बी है, ये दोनों क्या है? बी है, और इसमें क्या है? होल है, बीच में क्या है? होल है। अच्छा, बी होल वाली नली के साथ मजबूती से जोड़ दिया जाता है। ये दोनों ए और ये बी, इन दोनों से इस बी को मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसके छोटे होल में एक बिल्कुल छोटा या बीच में होल है, ऐसे ये बीच में क्या है? होल है। यहां ये बीच में क्या है? होल है। तो जिसके छोटे होल में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, तो इसको झिल्ली को हमने ऐसे दिखाया है। कैसे दिखाया है? ऐसे दिखाया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है या अर्ध पारगम्य झिल्ली जमा होती है। ठीक है, बी नली के एक तरफ, देखिए इधर ये बी नली है कि एक तरफ केशिका नली, जबकि दूसरी तरफ, ये एक तरफ केशिका नली जबकि दूसरी तरफ फनेल होता है। इस फनेल के सहारे इसमें जल इस बी नली में भरते हैं, और जैसे ही भरते हैं तो भरने के बाद ये केशिका नली में जल ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। उसी बात को हमने लिखा इधर। दूसरी तरफ एक फनेल होता है जिसके सहारे होल वाले नली में जल भर देते हैं, इसमें जल भर देते हैं, और केशिका नली के जल के सतह को क्या कर लेते हैं? जैसे ही केशिका नली में जल पहुंचता है तो इसके सतह को नोट कर लेते हैं। जैसे ही परासरण की क्रिया शुरू होती है, अब हमने क्या किया? विलायक जल डाला, और विलयन में जैसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके ये जल के कण विलयन में प्रवेश करने लगते हैं तो परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो जैसे ही परासरण की क्रिया शुरू होती है तो जल विलयन में प्रवेश करने लगते हैं। इधर से ये विलयन में, इधर और इधर विलयन में, इधर दोनों तरफ विलयन है, नीचे और ऊपर, तो विलयन में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे ही परासरण शुरू होता है तो जल विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, जिससे केशिका नली के अंदर जल की सतह नीचे गिरने लगता है। जो जल ऊपर की तरफ चढ़ा था केशिका नली में, इसको केशिका नली कहते हैं, जैसे ही ये जो जल ऊपर की तरफ चढ़ा था, परासरण के कारण जल के कण जैसे ही विलयन में प्रवेश करने लगते हैं तो जल के लेवल क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, अच्छा,
गिर जाते हैं। अब पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर हम क्या करते हैं, देखिए पिस्टन के ऊपर इतना भार रखा जाता है कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर स्थिर हो जाए। इस पिस्टन के ऊपर इतना भार रखा जाता है, इसके ऊपर इतना भार रखा जाता है कि ये जो जल की सतह है, जिसमें ये जल है, यानी ये बी में जो जल है, ये जल का जो सतह है वो नीचे की तरफ आकर के एक जगह स्थिर हो जाए। ठीक है, अब देखिए पिस्टन के ऊपर इतना भार रखा जाता है कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर स्थिर हो जाए, इसलिए पिस्टन पर आरोपित बाह्य दाब विलयन के परासरण दाब के बराबर हो जाता है। जो इस पर बाह्य दाब लगाया जाता है वह, उसके कारण जल स्थिर हो जाता है और परासरण दाब के बराबर हो जाता है। ऊपर वाला जो दाब है, ये विलयन में जो परासरण दाब लग रहा था उसके बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो अब वही लिखें, अब पिस्टन के ऊपर इतना भार रखा जाता है कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर स्थिर हो जाए, इसलिए पिस्टन पर अध्यारोपित बाह्य दाब विलयन के परासरण दाब के बराबर हो जाता है। इससे मालूम हो जाता है कि विलयन का परासरण दाब क्या हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। ऊपर का लगाया गया बाह्य दाब विलयन के परासरण दाब के जब बराबर हो जाता है, ऊपर का लगाया गया बाह्य दाब विलयन के परासरण दाब के जब बराबर हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि विलयन का परासरण दाब क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो ये 5 नंबर का सवाल है, जिसमें आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है किताबों में कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपरागम्य झिल्ली को इसमें समाहित कर दिया जाता है, जो कि गलत है। कई बार हमने रिसर्च भी किया इसके ऊपर, और देखिए अर्धपरागम्य झिल्ली इसको हमने लिखा है, इसको हमने लिखा है, ये बी वाले में है। क्लियर है? तो ये 5 नंबर का टोटल सवाल था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। बर्कले एवं हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की प्रक्रिया में जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे गन मेटल ए नामक एलॉय के पात्र में रखते हैं, जिसमें जल अवरुद्ध पिस्टन पी लगा होता है, जिस पर प्रेशर लगाते हैं। अब ए पात्र को दूसरी होल वाली नली बी के साथ मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके छोटे होल में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपरागम्य झिल्ली जमा होती है। बी नली के एक तरफ केशिका नली जबकि दूसरी तरफ फनेल रहता है, जिसके सहारे होल वाले नली में जल भर देते हैं और केशिका नली के सतह को नोट कर लेते हैं। जैसे ही परासरण शुरू होता है तो जल विलय में प्रवेश करने लगता है, जिससे केशिका नली के अंदर जल की सतह नीचे गिरने लगती है। पिस्टन पी के ऊपर इतना भार रखा जाता है कि जल की सतह अपने प्रारंभिक स्थान पर स्थिर हो जाए, इसलिए पिस्टन पर अध्यारोपित बाह्य दाब विलयन के परासरण दाब के बराबर हो जाता है। इससे मालूम हो जाता है कि विलयन का परासरण दाब ज्ञात हो चुका है, बराबर हो चुका है। क्लियर हुई बात? तो चलिए, अगर ये आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए अपने कॉपी और पेन में, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए। हमारी ये गुजारिश है खास। तो अगर आपको ये काम की लगे तो नोट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।